हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान अड्डा। आज हम चैप्टर 3 अकाउंट का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इसलिए बनाए गए हैं जो उसमें ट्रांजैक्शन, ताकि हम जो भी रिकॉर्ड करें वो यूज़र को, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उसे समझ आ सके। क्योंकि अगर डिफरेंट रूल्स को हम फॉलो करके कोई भी रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे तो वो हर फर्म के लिए अलग अलग मीनिंग क्रिएट करेगा, तो वो कंपेयर हो सके, यूज़र्स को समझ आ सके, इस अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बनाए गए। जिसके ऊपर सब एग्री हैं उस अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट लाए गए जिस पर सब एग्री हो और उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए। जैसे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिज़नेस को हम ये मान के चलेंगे कि हमारा बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए हमने बिज़नेस खड़ा किया। ये नहीं है कि आज हमने बिज़नेस बनाया हम इसे अगले साल बंद कर देंगे। हम ये मान के चल रहे हैं इन्फिनाइट रहेगा हमारा बिज़नेस, लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि आज हमने जो भी रूल या मेथड फॉलो किया है अपने रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए, वही रूल्स या मेथड हम नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करेंगे उस वाली ट्रांजेक्शन को करने के लिए। जैसे कि हमने डेप्रिसिएशन के लिए इस बार SLM लगाया है, तो अगले साल भी हम SLM मेथड ही फॉलो करेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो तुम्हारी ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर तुम्हारी वो ट्रांजेक्शन तुमने इस साल करी है, लेकिन जैसे कि मान लो तुम्हारा कोई एक्सपेंस है वो इस बार इनकर्ड हो गया है, मतलब उसकी ड्यू डेट आ गई है लेकिन वो पे नहीं हुआ है, तो तुम्हें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इनकर्ड हो गई है। ऐसी कोई इनकम जो तुम्हारी एक्रूड हो गई है लेकिन अभी तुम्हें रिसीव नहीं हुआ है, तो तुम उसको भी बुक करके चलो। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बनाए गए। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल को भी बनाने का यही हमारा एजेंडा था कि जो हमारे यूज़र्स हैं, जो हमारे इंटरनल यूज़र हैं, कि वो हर एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग तरीके से कितने मेथड्स को याद रखेंगे। तो अगर हमने ये 9 तरीके के प्रिंसिपल बना दिए जिससे वो हर एक ट्रांजैक्शन को करते हुए फॉलो करेंगे, तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा और वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे लास्ट टाइम पे, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर एंड पे, कि हमारा इतना प्रॉफिट आया है तो इस तरीके से आया है। और हर साल की बैलेंस शीट के बेसिस पे वो कंपेयर कर सकेंगे कि हमारा बिजनेस स्मूथली और सही रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ हमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल यूज़र हैं वो भी ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसको कंपेयर कर पाएंगे, उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि बिजनेस जो है, बिजनेस एंटिटी और बिजनेसमैन तो डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, वो कहता है कि जो बिजनेसमैन है वो और बिजनेस दोनों डिफरेंट पर्सन होते हैं। जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए क्योंकि हम ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, हम ये वाली प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इसीलिए जब कोई बिजनेसमैन ड्राइंग्स करता है, यानी जब पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम उसको वहाँ से माइनस कर देते हैं। हम जब कैपिटल है उसकी, उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं ये तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया है। इसीलिए हम उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हम इंटरेस्ट को अलाउ भी करते हैं। क्यों अलाउ करते हैं? क्योंकि जो उसने है कैपिटल को इन्वेस्ट किया है वो फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है, फर्म को पे ऑफ करना पड़ेगा वो। अब सेकेंड हम पढ़ने जा रहे हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन को हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई हमारी ट्रांजैक्शन मनी की टर्म में मेज़र नहीं हो सकती, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगर एक फर्म है, उसमें 2 मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, उन दोनों के बीच में फ़ाइट हो गई है, तो ये इसका फ़ाइट हुई है लेकिन इसका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको हम मेज़र नहीं कर पा रही कि मनी की टर्म्स में नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक बिग स्ट्राइक हो गई है फर्म में, ये मनी की टर्म में मेज़र नहीं हो सकता है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। हमने लिख दिया कि 50 kg यहाँ पर हमारा, मान लो किसका कोई केजीज़ में स्पाइसेस का हमारा बिज़नेस है, तो हमने लिख दिया 50 kg या 500 चेयर्स। तो इसी सिर्फ यूनिट्स लिखने से हम उसको नहीं मानेंगे, जब तक हम उन यूनिट्स को फाइनेंस की टर्म में उसको इकोनॉमिकली मेज़र नहीं कर पाएंगे कि उसकी कितनी वैल्यू है, हम उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड, ये कहता है कि हमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो पीरियड वाइज करनी है।
अगर हम एक पीरियड नहीं बनाएंगे कि जैसे 6 मंथ्स 12 मंथ्स हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते जाएंगे तो हम उसको लास्ट टाइम पे कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे हम चेंजेस देख पाएंगे, हम उसको कब वैल्यू कर पाएंगे कि इसमें कुछ हमें चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसीलिए एक फाइनेंशियल ईयर बनाया गया, एक कैलेंडर ईयर बनाया गया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर फिर हम एक इस ईयर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद फुल डिस्क्लोज़र, ये वाला जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसका पूरा डिस्क्लोज़र होना ज़रूरी है। अगर कोई ट्रांजेक्शन फर्म के लिए, यूज़र्स के लिए इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनके लिए वैल्यू करती है, वो इम्पॉर्टेंट है, तो हमें उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। मानो आज एक केस चल रहा है फर्म के ऊपर, लेकिन वो केस इतना बड़ा है कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर उसका जो हो, जब वो केस का सॉल्यूशन आए तो उसका बहुत डीप इफ़ेक्ट पड़े फर्म पे। तो भले ही उसको इस तरीके से हम ऊपर नहीं मेंशन करेंगे, लेकिन हम उसको मेंशन करेंगे कहाँ पर, एज अ फुटनोट हम उसे मेंशन कर देंगे कि इस वाली जो हमारी फाइट है या इस वाले हमारे जो कोर्ट केस का है इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि ये बिल्कुल अपोजिट है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कह रहा है इवन तुम्हारा केस भी चल रहा है तो भी तुम्हें उसे मेंशन करना है एज अ फुटनोट, लेकिन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मटेरियल नहीं है कोई तुम्हारे लिए, कोई अमाउंट या कोई ट्रांजेक्शन, तो उसे अवॉइड कर दो। जैसे कि हम एक मान के चलते हैं, एक हमारी मोटर पार्ट्स की शॉप है, तो उसके लिए हो सकता है छोटे छोटे स्पेयर टूल्स, कील वगैरह भी इंपॉर्टेंट हो, 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ का। लेकिन अगर यही एक बाइक का शोरूम है, वहाँ पर ये छोटे छोटे कील 5 रुपये 10 रुपये के वैल्यू नहीं रखते, तो वो कहते हैं तुम अगर तुम्हारा बाइक का शोरूम है तुम इसे अवॉइड कर सकते हो, लेकिन वहीं स्पेयर पार्ट वाली शॉप के लिए मटेरियल हो सकता है। तो सेपरेट जो है प्रजम्पशन होगी एज पर सेपरेट बिजनेस। तो हमें देख के चलना है कि उस फर्म के लिए ये चीज़ मटेरियल है या नहीं है। अगर मटेरियल नहीं है तो वो अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म यानी कंजर्व होके चलना है। ये कहता है कि जो ट्रांजेक्शन, मतलब अगर तुम्हारी कोई लॉस होने वाला है फ्यूचर में, तुम्हें लगता है, या तुम्हारे कोई एक्सपेंसेस है तो तुम उसको बुक कर लो, लेकिन तुम्हें लगता है फ्यूचर में आके तुम्हें कोई इनकम होने वाली है, फ्यूचर में आके तुम्हें कोई फ़ायदा मिलने वाला है, तो तुम उसको बुक नहीं करोगे। ठीक है, जैसे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तो तुम उसे ऐसे बुक नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बेड डेब्ट्स होने वाले हैं फ्यूचर में, तो तुम उसको बुक कर लोगे। उसके बाद इसी वजह से, ये कंजर्वेटिज्म फॉलो करने की वजह से ही हम जो स्टॉक होता है हमारा क्लोजिंग, उसको हम किस पे बुक करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी जो लोअर होता है। हम उस आज तुम्हारा उसका कॉस्ट प्राइस ये है और उसकी एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल जो वैल्यू होगी फ्यूचर में, तो हम देख के चलेंगे। अगर वो हमें लग रहा है कम है एनआरवी, तो हम एनआरवी पे बुक करके चलेंगे, यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है हमारा कि जो तुम्हारी एसेट्स है उसे तुम्हें कॉस्ट पर बुक करना है। अगर एक बिजनेसमैन है, मानो उसने कोई बिल्डिंग खरीदी है, तो वो बुक्स में बिल्डिंग को उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेगा। अगर हो सकता है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग के प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट कर जाते हैं एज पर एरिया, तो हो सकता है उसका प्राइस चेंज हो गया, तो तुम उसको मार्केट वैल्यू पे बुक नहीं करोगे, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे बुक करोगे। उसको बुक्स में जितने में तुमने उसको ख़रीदा है उसके फ्लक्चुएशन को बुक नहीं करोगे। लेकिन हाँ, डेप्रिसिएशन जो किसी उस पर लगना है वो तुम बुक करोगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर तुम्हारा तुमने कोई इनकम रिसीव हुई है, तो उस इनकम से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हुआ है उसको भी तुम्हें उस ईयर में डालना है। आज तुम्हें कोई इनकम हुई है, उस इनकम को करने के लिए, उस इनकम को रिसीव करने के लिए तुम्हें जितने एक्सपेंस करने पड़े, वो भी एक ऑडिट करने गए, एक ऑडिट की फ़ीस उसे रिसीव हुई, लेकिन उस ऑडिट करने जाने में जो तुम्हारा फ्यूल खर्च हुआ उनके प्रेमाइसेस पे जाने पे, तो तुम उसको तुम्हारे और स्टेशनरी यूज़ हुई सब एक्सपेंसेस को तुम उसमें बुक करोगे। ठीक है। डुअल एस्पेक्ट जो हमारा होता है वो कहता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड मैच करने चाहिए। ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन का 2 तरीके से इफ़ेक्ट होता है, एक तो वो डेबिट में जाएगी, एक वो क्रेडिट में जाएगी। मान लो आज तुमने गुड्स परचेज़ किया है, तो तुम्हारे पास स्टॉक आएगा, गुड्स आया ना, तुम्हारे पास स्टॉक बढ़ा। और दूसरी तरफ तुमने अगर कैश में ख़रीदा है तो तुम्हारा कैश कम हो जाएगा। ठीक है, अगर कैश में नहीं ख़रीदा तो तुम्हारे डेटर्स खड़े हो जाएंगे, है ना।
तो हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होगा, डुअल एस्पेक्ट ये कहता है हमारा। तो ये हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम इसी तरीके से अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, इनको फॉलो करके, तो ये इट विल बी मोर इजी टू द यूज़र्स टू अंडरस्टैंड द अकाउंट्स। ठीक है, तो प्लीज़ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई टोल्ड यू इन द मोर प्रिसाइज मैनर। अब तुम अपनी बुक से इसे पढ़ोगे तो ईजिली तुम्हें समझ आ जाएगा। तो गाइज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट करो और मेरे से वो डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से अकाउंटिंग होती है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग करने में होगा हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन है क्या, है ना, ट्रांजैक्शन कौन सी है, कैसे पता चलेगा। ट्रांजैक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम अगर हमने सेल किया है तो हमारे पास सेल होगा, ठीक है ना, सेल का एक इनवॉइस होगा, सेल किया है तो। अगर हमने परचेज़ किया तो परचेज़ इनवॉइस होगा, या कैश मेमो होगा, कैश में पे किया है, और नहीं तो बैंक से पेमेंट हुई है तो बैंक की पासबुक होगी हमारे पास। तो सबसे पहले हमें देखना है, एक तो वो ट्रांजैक्शन मनी की टर्म्स में मेज़र होनी चाहिए। हमने ये ऊपर पढ़ा है ना यहाँ पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में, तो वो मनी की टर्म्स में मेज़र होनी चाहिए सबसे पहले। और नेक्स्ट, अब जब वो मनी की टर्म में मेज़र हो सकती है तो उससे रिलेटेड कोई हमारे पास एविडेंस होगा, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रांजेक्शन है क्या। ठीक है, अब जब ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर ली तो अब हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा वाउचर, क्योंकि इस वाउचर के बेसिस पे आगे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करी है ट्रांजैक्शन है क्या, अब हमें पता चल गया ये ट्रांजैक्शन है, ये वाली है, अब हम उसका वाउचर बनाएंगे। वाउचर क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा, लास्ट हमने पढ़ा था एक डॉक्यूमेंट, ऑथोराइज डॉक्यूमेंट, ऑथोराइज पर्सन के साइन होंगे, डेट होगी उस पर, किस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है, किस फॉर्म के साथ हुई है। ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट होगा जिसके बेसिस पे हम आगे की ट्रांजैक्शंस को बनाएंगे। अब इस वाउचर के ऊपर सब आ गया, अमाउंट आ गया, सब हमने लिख दिया। अब इसके बेसिस पे हम आगे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में इसकी रिकॉर्ड करेंगे एंट्री। ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री किसे बोलते हैं, जर्नल एंट्री करने को। दैट मीन्स हमने जर्नल बनाई उसकी, हमने क्या किया, परचेज़ किया था गुड्स, हमने परचेज़ की एंट्री बनाई, सेल किया था सेल की बनाई, हमने एक्सपेंस की एंट्री बनाई। अब इस जर्नल के बेसिस पे आगे हम क्या करेंगे, इसको लेज़र में पोस्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हमने जो जर्नल एंट्री बनाई है, सेल करी तो सेल का लेजर खड़ा हो जाएगा, कैश हमने पे किया तो कैश का, एक बैंक का लेजर खड़ा हो गया, एक डेटर्स अगर उधार में ख़रीदा है तो उसका लेजर खड़ा हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट लेजर अकाउंट बन जाएंगे। जब एक डिफरेंट लेजर अकाउंट बन गए तो ईयर एंड पे उनका बैलेंस भी निकाला जाएगा कि कैश इतना बचा हमारे पास, सेल्स इतनी हुई टोटल पूरे ईयर में टोटल परचेज़ इतनी हुई, स्टॉक इतना हुआ। तो अब उन बैलेंसेस के बेसिस पे हम क्या प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ये ट्रायल बैलेंस हमें देखना, जो एंट्री डेबिट का बैलेंस है वो डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में डालेंगे। हमने ऊपर पढ़ा था डुअल एस्पेक्ट, हर एंट्री का दो इफेक्ट होता है, तो इस वजह से ये ट्रायल बैलेंस हमारा मैच करना चाहिए। इस एस्पेक्ट की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। और अगर हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मैच हो रहा है, इसका मतलब हमने कहीं पर जर्नल एंट्री करते हुए या तो हमने कोई गलती करी है, एरर करी है, या फिर हमने पोस्टिंग करते हुए कोई ओमिशन करी है या एरर करी है। अब जब ट्रायल बैलेंस इसके सारे बैलेंसेस आ जाएंगे तो अब हम क्या बनाएंगे, उसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाएंगे।